You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. इंटरफेरेंस में भी कम बच्चे आए हैं आज। हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखा था। आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट डिफ्रैक्शन, इट इज ऑल्सो ए वेव फिनोमेना। डिफ्रैक्शन जो है ये भी एक वेव फिनोमेना है। होता क्या है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अ फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट इज
of bending of light at the sharp corners of an obstacle. इस तरह से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये एक स्क्रीन है और ये हमने एक स्मॉल ओपनिंग बनाई है और सपोज यहाँ से लाइट पैरेलल लाइट रेज आ रही है। जब लाइट यहाँ से पास करनी चाहिए, बिकॉज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट सजेस्ट light would go in this fashion, light would go in this fashion। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ब्राइट होना चाहिए और ये जो पोर्शन है ये ऊपर ये नीचे, यहाँ पर लाइट है नहीं कहीं, क्योंकि ये जो ऑब्स्टिकल है ये तो लाइट को रोक देगा, ऊपर और नीचे वाले लाइट को। ये जो बीच की लाइट है सिर्फ यही लाइट पार करेगी और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट सजेस्ट इट विल गो इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये पार्ट ब्राइट होगा और ये ऊपर और नीचे डार्क होगा। एक मिनट बच्चों, किसी को मीटिंग ज्वाइन करने में इश्यू है क्या आज? issue in joining the meeting? फिर तो बच्चों का मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से अगर हमारा कोई स्लिट हो, स्मॉल ओपनिंग हो और अगर कोई लाइट रे इस तरीके से जा रही हो तो ये पार्ट हमारा ल्यूमिनस होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए और बाकी सारे डार्क होने चाहिए। तो ये जो फिनोमेना है, जो चीज हम लोग देख रहे हैं, ये तब ट्रू होता है जब ये जो सेपरेशन है, दैट इज लेट्स से इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से, ए इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन लैम्डा। अगर ए दैट इज द सेपरेशन और विड्थ ऑफ द स्लिट, इसको स्लिट विड्थ बोलते हैं, अगर ये लैम्डा से बहुत बड़ा हो तब ये जो हम लोग बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर इस ए को लैम्डा के कंपेरेबल कर दिया जाए, इफ यू ट्राई टू मेक दिस ए कंपेरेबल टू लैम्डा, तब हमारा जो एक्सपेरिमेंटल आउटकम है वो थोड़ा अलग आता है। अगर हम इसको इस ए को अगर कंपेरेबल ऑफ लैम्डा नियरली इक्वल्स टू लैम्डा या कंपेरेबल टू लैम्डा बेसिकली, तो यहाँ पर जो स्क्रीन होती है वहां पर हमको एक अजीब सा पैटर्न मिलता है। पैटर्न क्या होता है कि यहाँ पर भी जैसे इंटरफेरेंस के टाइम हम लोग को मिला था बैंड जैसा स्ट्रक्चर, वैसा ही कुछ बैंड जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पर इंटेंसिटी बिल्कुल बीचों बीच इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और इसके बाद ऐसे इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होता है।
ये जो इस तरह का पैटर्न दिखता है, डेफिनेटली इट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस तरह से अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ में कवर करे तो ऐसा ही, और मतलब ये है ब्राइटनेस इंटेंसिटी वर्सेस हाइट का ग्राफ। ये जो इंटेंसिटी है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाती है। मतलब अगर हम लोग बात करें, अगर ये इंटेंसिटी आई नॉट है तो ये जो इंटेंसिटी है ये हमारा होता है आई नॉट बाई 22। जस्ट वेट ए मिनट, इसको एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। जैसे अगर कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंटरफेरेंस अगर हम देखें तो इंटरफेरेंस में हमारा सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है और जो बाकी के मैक्सिमा होते हैं उन सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ भी ज्यादा होता है और सेंट्रल मैक्सिमा की ब्राइटनेस भी सबसे ज्यादा होती है। और एक बार जैसे हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर जाते हैं तो ब्राइटनेस ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। क्यों होता है? विल सी द रीजन। आई नॉट बाई 22.5 और इसके बाद की जो इंटेंसिटी है वो और कम होती है। ये इंटेंसिटी हमारी हो जाती है आई नॉट अपॉन 62.5। देख रहे हो, ये अगर आई नॉट है तो पहला जो फर्स्ट मैक्सिमा जिसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो पहला मैक्सिमा बन रहा है उसकी इंटेंसिटी ड्रास्टिकली कम है। पैटर्न बनता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, लेकिन ये बहुत लोकल पैटर्न बनता है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी स्क्रीन पर वैसा पैटर्न बन रहा है, पूरी स्क्रीन पर नहीं बनता। जहां पर ओपनिंग है उसके थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे तक ये पैटर्न बनता है, और उसमें भी सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट होता है, और उसके बाद के जो बैंड्स होते हैं उसकी ब्राइटनेस ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है, और इसके बाद जो है ब्राइटनेस है वो कीप ऑन रिड्यूसिंग। तो ये क्यों होता है, किस तरह का होता है? पहले तुमने बता दिया कि जो डिफ्रैक्शन है उस वो एक्चुअली है क्या। तो ये एक फिनोमेना है जिसमें जो लाइट है वो कॉर्नर से बेंड करती है, और ये ऑब्स्टेकल का साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ हो तो ये फिनोमेना ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। अगर ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो, जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा था, तो ये फेनोमेना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हमको नहीं दिखेगा। इसलिए डिफ्रैक्शन के लिए जो कॉर्नर्स होने चाहिए, जो ओपनिंग्स होनी चाहिए, एक कंपेरेबल में होनी चाहिए। अब कितने टाइप के होते हैं? हर तरह के वेव डिफ्रैक्शन फेनोमेना शो कर सकते हैं। इसमें टू फैक्टर है डिफ्रैक्शन। डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला, साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल, wavelength of light used। अगर ये दोनों कंपेरेबल रहे तो ये फिनोमेना काफी प्रोमिनेंट तरीके से दिखते हैं। ये जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम यहाँ पर साइड में दिख रहा है, तुम देखोगे ये जो ओपनिंग है अगर बी ग्रेटर देन लैम्डा के लिए है, देख रहे हो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट यहाँ पर हमको दिख रहा है। लेकिन अगर यही बी लैम्डा के कंपेरेबल हो गया तो यहाँ से जो वेव्स हैं ये डाइवर्ज होती हैं। और बेसिकली ये हाइगन प्रिंसिपल का ही कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो हमने देखो लेफ्ट वाला जो डायग्राम है उसमें मैं देख ध्यान से देखो, ये सारे वेव फ्रंट्स है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, यहाँ पर भी एक वेव फ्रंट बनेगा। तो एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट विल एक्ट एज ए सेकेंडरी वेवलेट, यही तो स्टेटमेंट है। यानी कि जितने भी पॉइंट्स इस प्राइमरी वेव फ्रंट पर बनेंगे
मान लो ये ओपनिंग के पास हमारा एक प्राइमरी वेव फ्रंट है, हम किसी को भी प्राइमरी बोल सकते हैं। अब इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे, लाइक ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये सारे सेकेंडरी वेवलेट्स की तरफ बिहेव करेंगे। अब यहाँ से वेव्स निकलेंगी और ये सामने इंटरफेयर करेंगी, तो ये जो वेव्स निकलेंगी तो ये तो चारों तरफ निकलेंगी ना, इसलिए प्रिंसिपल जो है यहाँ पर प्रोमिनेंट तरीके से। लेकिन ये इफेक्ट तभी एप्लीकेबल है, जैसे मैंने कहा था, लाइट में जो वेव कैरेक्टर है, लाइट इज अ वेव, ये तभी दिखता है जब ऑब्स्टिकल का साइज उसके वेवलेंथ के कंपेरेबल है। ये चीज हमने बताया था कि अगर हमारा ऑब्स्टिकल का साइज बहुत बड़ा हो गया वेवलेंथ से, तभी हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला पूरा डिस्कशन वैलिड होता है। अगर कंपेरेबल हो गया तो हम वेव ऑप्टिक्स में चले जाएंगे, वहां पर लाइट विल बिहेव एज अ वेव, और वेव का बेंडिंग, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे फिनोमेना का ओबे करता है। तो डिफ्रैक्शन वैसा ही एक फिनोमेना है कि शार्प कॉर्नर से बेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस हाइगन प्रिंसिपल। दो तरह के डिफ्रैक्शन पैटर्न होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। हम लोग को सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ना है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। There are two types of single slit diffraction. एक हम लोग बोलते हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और एक बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और दूसरा हमारा फ्रॉनहोफर। तो देखो ये दोनों का जो कंडीशन है, दोनों सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है, दोनों में सिंगल स्लिट यूज होता है। लेकिन फ्रेजनल में जो हमारा सोर्स होता है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है स्क्रीन की। सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट के साथ। यहाँ पर कंडीशन है कि सोर्स is at finite distance from slit। ये हमारा सोर्स है और ये हमारा स्लिट है। जब फाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे तो ये जो वेव फ्रंट होंगी वो स्फेरिकल्स होंगी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा एक पैटर्न बनेगा, इसको बोलते हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। और ये काफी कॉम्प्लेक्स है, हम लोग को इसके बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? दो तरह के डिफ्रैक्शन है, फ्रेजनल एंड फ्रॉनहोफर। फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ स्लिट पर होता है, बस इतना ही। इसके बाद ये कैसा बनता है, पैटर्न कैसे बनते हैं। देखो YDAC जितना आसान है समझना और जितना अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड करना, डिफ्रैक्शन उतना आसान नहीं है। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जैसे शेप ऑफ फ्रिंज, वो सारी बातें मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन डिफ्रैक्शन को हम लोग तरीके से, जितने अच्छे से हम लोग ने इंटरफेरेंस पढ़ा है तो उस तरीके से नहीं समझ पाए, बिकॉज ये काफी है। और इसके लिए जो हमारे लेवल पर जो एक्सप्लेनेशन होता है वो सिंपली एक एनालॉजी होती है। एनालॉजी मतलब एक लिमिट तक भी है समझने में, लेकिन एक्चुअल फिनोमेना वैसा नहीं। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैक्सिमम चीजें हमको याद ही करनी पड़ती है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें जो सोर्स है वो वेरी लार्ज डिस्टेंस
फ्रॉम द स्लिट होता है, सोर्स इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट। ये बात को कैसे इंश्योर करेंगे हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा जो स्लिट है और जो सोर्स है, ये स्लिट है और ये सोर्स है, इन दोनों के बीच में एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है और इस तरीके से लगाते हैं कि ये सोर्स जो है वो इसके फोकस पर हो। तो होगा क्या, वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, तो यहाँ से जो लाइट रे जाती है, हमने कहा था कि वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए हम लोग को लाइट रे को ड्रॉ करना पड़ता है, तो लाइट रे पैरेलल टू हो जाएंगे। यानी कि जो वेव फ्रंट अगर इसके बारे में बनना है, ये हमारा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट हमारी बन के बाहर निकलेगी। और हमने, अगर आपको याद हो, बताया था कि प्लेन वेव फ्रंट कब बनती है, जब सोर्स हमारा वेरी फार फार अवे है, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो, ये सब प्लेन वेव फ्रंट कब बिहेव करेंगे, जब बहुत दूर हो सोर्स हमारा। तो ये चीज को हम कैसे इंश्योर करते हैं, हम सोर्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस में नहीं करेंगे, हम लोग एक बीच में एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे और उस कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पर ही हम सोर्स को प्लेस कर देंगे। इससे हमारा इनफाइनाइट और वेरी लार्ज डिस्टेंस वाला सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अब फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन, सॉरी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, इसको डिटेल में पढ़ना है और कुछ फॉर्मूले जैसे हमको एज इट इज याद रखने रहेंगे। स्लिट का मतलब तुमने बताया था, स्मॉल ओपनिंग होती है रेक्टेंगुलर टाइप का। अगर हम लोग डायग्राम बनाए, कुछ ऐसा डायग्राम हो जाएगा। देखो, ये सोर्स है और यहाँ पर जैसे बीच में हमने लेंस लगाया था, अब हम लोग वो लेंस नहीं लगाने वाले, ये हमारा सोर्स है। यहाँ से वेव फ्रंट, यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट आ रही है और ये हमारा स्क्रीन है, दिस इज आवर स्क्रीन। इनके बीच का जो सेपरेशन होगा तो हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। स्लिट विड्थ को जनरली ए से डिनोट करते हैं, ए स्टैंड्स फॉर स्लिट विड्थ। स्लिट के बीचों बीच एक लाइन, जैसे हम लोग वहां पर सेंटर लाइन ड्रॉ करते थे जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा होता था, बिल्कुल वैसे ही स्लिट के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का सेंटर होगा बेसिकली। और जैसे जैसे हम ऊपर और नीचे जाएंगे, इंटेंसिटी कम होगी। तो किसी भी एंगल थीटा पर, सपोज ये एंगल थीटा है, इस एंगल पर इंटेंसिटी क्या होगी, जैसे मैंने कहा था कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी को अगर हम आई नॉट से डिनोट करें, यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये पैटर्न बनाया हुआ है, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी को अगर हम आई नॉट से डिनोट करें तो एट एन एंगल थीटा हमारा इंटेंसिटी क्या होगा, फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला का प्रूफ हम लोग के लेवल पर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ का जो इंटेंसिटी होगा, दैट कैन बी रिटन एज आई नॉट साइन स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा is equals to pi a sin theta upon lambda। यकीन मानो इससे कभी बनेगा,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया, और ये रिजल्ट कैसे आता है ये हम लोग को भी नहीं जानना, और हम लोग के लेवल पर भी इस चीज एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये सारे रिजल्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स से आते हैं। तो अगर तुम चाहो तो इसको याद रख सकते हो। ये जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट बाई 22.5, सेकेंड मैक्सिमा का आई नॉट डिवाइड बाई 62.5। ये कैसे आता है? तो ये इसी तरीके से आता है। बीटा का वैल्यू पाई है साइन थीटा बाई लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ए इज द स्लिट विड्थ, ये चीजें हैं। और आई नॉट यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ सेंटर, ये हमको पता होना चाहिए। अब सेंट्रल मैक्सिमा उसी पॉइंट पर क्यों बनता है, इस बात को पहले समझते हैं। और कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा इसके बाद जो बनता है उसको सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मिनिमा बोला जाता है। इंटरफेरेंस के टाइम पर हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा होता था उसके बाद के मैक्सिमा को भी फर्स्ट मिनिमा बोलते थे। सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मिनिमा ऐसा वर्ड नहीं यूज किया था। फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, या फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड, थर्ड मैक्सिमा, इस तरह से हमने यूज किया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का वेरिएशन नहीं होता, सारे में इंटेंसिटी सेम होती है। लेकिन डिफ्रैक्शन में सबसे पहले तो ये पूरे स्क्रीन पर नहीं होता, और इंटेंसिटी फर्स्ट मैंने सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो फर्स्ट मैक्सिमा होता है उसमें ड्रास्टिकली डिक्रीज होती है। इसलिए इसको फर्स्ट मैक्सिमा ना बोल के फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बोला जाता है। उसके बाद वाले को सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। काउंटिंग कैसे होती है मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं, फिर वापस एक्सप्लेनेशन पर आता हूं। जैसे देखो, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है, तो यहाँ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद यहाँ पर डार्क, यहाँ पर इंटेंसिटी कम, फिर यहाँ पर ये जो बना इसको हम लोग फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसके बाद इस तरह से इसको बोलेंगे सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। सिमिलरली ऐसा नीचे भी होगा, और ये जो मिनिमा के पॉइंट्स हैं इनको सेकेंडरी मिनिमा बोला जाता है। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये हमारा होता है सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा का कॉन्सेप्ट आता है। सेंट्रल मैक्सिमा एक ही होता है। तो एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करने का जो तरीका है क्या है, देखो हमारा ये आउटकम आता है, ठीक है। सामने अगर ये हमारा स्लिट विड्थ ए है और ये लैम्डा के कंपेरेबल है तो स्क्रीन पर ये पैटर्न बनता है। अब इसको एक तो है कि एक्चुअल जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है उसको डाल के और पूरा का पूरा डेराइव किया जाए, जो कि डेफिनेटली हम लोग के लेवल पर नहीं है। अगर होता तो किसी न किसी बुक में ये पूरा डेरिवेशन दिया गया होता। तो ये डेरिवेशन जैसे इंटरफेरेंस का सारा डेरिवेशन हम लोग के लेवल पर होता है, हम लोग वेव मोशन में उसको किए भी थे। लेकिन डिफ्रैक्शन का जो डेरिवेशन है दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं पता, सारे पॉइंट से वेव निकल रही है और सबके कारण इंटरफेरेंस होगा। YDAC में तो सिर्फ 2 वेव हम लोग लेते थे, एक S1 से और एक S2 से, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल स्लिट में भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और जब हर पॉइंट ही एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो हर पॉइंट से एक वेव निकल, और जब वो इंटरफेयर करेंगी तो पैटर्न बनेगा, और इंडिविजुअल वेव्स के बीच का सेपरेशन, पाथ डिफरेंस वगैरह वगैरह ये निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसको लिए कुछ एनालॉजी बनाई गई है, और हम भी उसी एनालॉजी को बता के तुमको सारे रिजल्ट्स बता देंगे। उस एनालॉजी में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा तुमको फॉल्ट समझ में आ सकता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो फिर वो चीजों को अगर हमको जानना है तो फिर हमको एक्चुअल कॉम्प्लेक्स जो डेरिवेशन है उस जो एनालॉजी है वो सुन लो, अगर लगे कि नहीं इसी बात अपने को नहीं जम रहा तो फिर उसका एक्चुअल जो जहां से ये फॉर्मूले डिराइव होते हैं वो भी तुम्हें बता देंगे, बट पहली बार में नहीं, क्योंकि वो काफी लेंदी है और काफी टाइम टेकिंग है, और वो किसी एग्जाम इवन इंजीनियरिंग में भी नहीं पूछा जाता। सेंट्रल मैक्सिमा जो पॉइंट है वहां ज्यादा क्यों है, इस बात को समझने के लिए हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा स्लिट है उसको 2 पार्ट में, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। Try to think this entire slit as 2 parts, one upper A/2, नीचे second lower A/2। ओके, ये 2 पार्ट्स में A/2 वाले पार्ट में भी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स, नीचे वाले A/2 में भी देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हम कोई भी वेव अपर पार्ट से लेते हैं उसी की कोरस्पॉन्डिंग एक लोअर पार्ट में भी एक पॉइंट होगा जो सिमेट्रिकली प्लेस होगा, और उन दोनों से जो वेव्स निकलेंगी उनके लिए पाथ डिफरेंस 0 होगा। ये बात हम बोल सकते हैं, कोई भी वेव ऊपर से लोगे तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग एक वेव हम नीचे से भी ले सकते हैं और इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 0 होगा। For every part in upper half there is a point on the lower half which have the path difference 0, और उनके बीच एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस पॉइंट पर होना है। अब देखो डिफ्रैक्शन जो है वो भी एक इंटरफेरेंस ही है। डिफ्रैक्शन इज बेसिकली अ फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ मेनी लाइट वेव्स। अब तुम कहोगे सर इंटरफेरेंस फिर क्या है, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इन दोनों में डिफरेंस, तो डिफरेंस भी हम तुमको बताएंगे, लेकिन तो पूछा जाए कि डिफ्रैक्शन में होता क्या है तो डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस ही होता है। Interference is like superposition of waves, coherent waves, or superposition of 2 or more than 2 waves which have same frequency, which has a constant phase difference। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, यहाँ पर भी हम इंटरफेरेंस की बात करें। सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बन रहा है, क्योंकि अपर हाफ में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, सारे पॉइंट से एक एक वेव निकलेंगी, और अगर सारे पॉइंट से एक एक वेव निकलेंगी तो उसी की करस्पॉन्डिंग नीचे वाले भी सारे पॉइंट से एक एक वेव निकलेंगी, तो हर ऊपर वाले वेव के लिए नीचे वाले में एक ऐसा वेव मिलेगा जिसके लिए पाथ डिफरेंस 0 हो रहा है, और सेंट्रल मैक्सिमा हमारा ब्राइट होगा। इसलिए बीचों बीच जो पॉइंट लाइन हमने ड्रॉ की है वही हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन। सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बनता है, क्या ये बात समझ में आ रही है? Is that thing clear? क्लियर है? सेंट्रल मैक्सिमम में डाउट नहीं है आप लोग को, तुम कैसे भी सोचोगे तो सेंट्रल मैक्सिमम जस्टिफाइड है, इसमें कोई एनालॉजी हमने यूज नहीं की है। अगर हम मान भी लेते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स,
तो ये काफी लॉजिकल स्टेटमेंट है कि अपर हाफ में एक पॉइंट अगर ले लें तो उसी के नीचे हमारा एक दूसरा पॉइंट मिलेगा और उसके इन दोनों के लिए पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। ऐसे हर दो वेव अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे तो सारे वेव के कारण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट हो जाएगा। इसमें कहीं दिक्कत वाली बात तो हमको नहीं दिख रही है, तो बताइए। हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा की। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, यहाँ पर मैक्सिमा से पहले मिनिमा का ही बात करते हैं। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा के लिए हमारा जो इंटेंसिटी होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। यहाँ पर जो हमने इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखा है, इफ यू सी, ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया था I इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बीटा स्क्वायर, ये जो इंटेंसिटी दिया था ये वाला, इस फॉर्मूले से अगर जाए तो का मतलब ही है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इंटेंसिटी 0 है तो यहाँ पर देखोगे आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर 0 इज आई साइन स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, आई नॉट 0 बीटा, तो सीधे सीधे यही मीन होता है कि साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से बीटा जो होगा वो n पाई के बराबर हो जाएगा, सिर्फ 0 नहीं होगा, n पाई के बराबर हो जाएगा। 0 पाई, n का वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 4 एंड सो 0 हो सकता है क्या? कैन वी टेक 0 साइन बीटा, बीटा का वैल्यू हमारा क्या है? इफ यू सी बीटा इज इक्वल टू पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा, अगर बीटा को 0 करेंगे तो पाई ए बाई लैम्डा थीटा को 0 करना पड़ेगा, और अगर थीटा को 0 कर देंगे तो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने n को 0 1 2 3 4 लिखा है, मैथमेटिकली साइन बीटा 0, इसका सॉल्यूशन होगा बीटा इज इक्वल टू n पाई। n का वैल्यू डालेंगे तब भी साइन बीटा 0 होगा, 1 डालेंगे तब भी 0 होगा। बट माय पॉइंट इज ये बीटा है क्या? ये बीटा है हमारा पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा, पाई ए साइन थीटा ऑन लैम्डा। अब अगर तुम बीटा को 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ध्यान से देखना, पाई ए बाई लैम्डा, ये पूरा का पूरा ये तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब थीटा का वैल्यू 0 होना पड़ेगा या पाई होना पड़ेगा। अब तुम थीटा देखो, तुमने थीटा क्या लिया है? थीटा इज द एंगल ऑफ एनी पोजीशन P विथ अ सेंट्रल लाइन। ये थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकता है और 0 हो सकता है, इससे अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। 0 से 90 के बीच ही कोई होगा, तो डेफिनेटली पाई हम नहीं ले सकते, और 0 डिग्री का भी मिनिमा नहीं हो सकता। सी, हमने मिनिमा का कंडीशंस लिया है और 0 डिग्री करेंगे तो मैक्सिमम वहां पर बनता है, इसलिए यहाँ पर n इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने जो लिखा है ये इसको क्लियर करना पड़ेगा, या फिर हाँ इसको हटा के ही लिख लो, नहीं तो दोनों लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर मैं लिख लेता हूँ एक्सप्लिसिटली, n शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि यहाँ से
This is impossible. As at theta is equal to 0, central maxima is there. तो अगर हम लोग n का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करें तो जो ये एक्सप्रेशन है बीटा इज इक्वल टू पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा, इसमें पुट करके देख सकते हैं. पुट करो, बीटा का वैल्यू n पाई इज इक्वल टू पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा. This pi will get cancelled. N is equals to a sin theta upon lambda, और sin theta is equals to n lambda upon a. यहां पर हमने जैसे बताया था कि डिफ्रैक्शन जो है वो काफी लोकलाइज्ड, ऐसा नहीं कि पूरे पूरे स्क्रीन पर हमको देखने मिलेगा. जहां पर ओपनिंग है उसके थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे तक ही ये पूरा फेनोमेना देखने मिलता है. मतलब ये जो थीटा है, ये थीटा बहुत बड़ा एंगल नहीं ले सकता. दिस थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 90 डिग्री. ये बहुत छोटा एंगल ही लेगा. मैक्सिमम वैल्यू भी इसका जो होगा वो काफी छोटा ही होगा. यानी कि यहाँ पर जो हमने साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए निकाला है, तो यूजिंग ए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन sin theta can be approximated theta is equal to n lambda. और याद रखना कि n जो है वो हमारा 1 2 3 4 एंड सो ये वैल्यू लेने वाला है. अब हमसे पूछा जाए कि एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा क्या होगा. एंगुलर पोजीशन, सर हाँ, इसमें बीटा का क्या मतलब रहेगा? बीटा एक टर्म है, इसका वैल्यू पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा होता है. ये हमने कहा ना कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये एक्सप्रेशंस को हम डेराइव नहीं कर पाएंगे. ये कैसे आते हैं इंटेंसिटी का, वो जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में, ये इंटेंसिटी का पैटर्न कैसे आता है ये हम लोग डेराइव नहीं कर पाएंगे. ये आता है, बस ये हमको जानना रहेगा. हम लोग के लेवल पर इसका डेरिवेशन नहीं है, और मतलब है वो भी काफी कॉम्प्लेक्स है. कॉन्सेप्ट यूज करना होता है. मैं कहोगे तो पूरा डेरिवेशन एक दो जगह हमने देखा है, हमारे लेवल पर नहीं है, लेकिन तो वो डेरिवेशन कहोगे तो हम शेयर कर देंगे जहां से ये फॉर्मूला डेराइव होता है. बट ये फॉर्मूला नहीं है. हम लोग लेवल पर डिफ्रैक्शन में क्या है पढ़ना, इंटरफेरेंस की तरह इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता. इसमें बस 3-4 जगह से क्वेश्चन आते हैं, और वही 3-4 जगह हमको फोकस करना होता है. पहला जो पॉइंट है जिसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और वो है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम. ये जो सेंट्रल मैक्सिमम जो मैं बार बार बना रहा हूँ, इसका विड्थ कितना होगा. यहाँ पर भी जो हमने सेंट्रल मैक्सिमम बनाया है, इसका विड्थ कितना है. तो बेसिकली फर्स्ट मिनिमा जहां तक है उसके बीच में सेंट्रल मैक्सिमम लाई कर रहा है. तो हम लोग अभी जो कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा निकाल रहे हैं, उसमें हमने एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट
एन का वैल्यू क्या पुट करना, तो थीटा आ जाएगा लैम्डा बाई ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंट्रल लाइन है, ये थीटा हमने निकाला है, यहाँ पर पहला मिनिमा बनेगा और यहाँ से थीटा नीचे पहला मिनिमा हमारा बनेगा। तो एक स्क्रीन की तरह देखो, पर ये जो कुछ इस तरह से दिखेगी, ऐसा। यहाँ पर इंटेंसिटी 0 रही है, सेंट्रल मैक्स जो पहले एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा हमारा क्या हो गया, एल लैम्डा बाई ए। अगर हमसे पूछा जाए एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा, तो एन का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, 2 हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए। यानी कि जो पहला डायग्राम हमने दिखाया है, इसमें जो सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन है, अगर यहां से उसको ज्वाइन करें तो ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा, मतलब बेसिकली वही 2 लैम्डा बाई ए एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर पैटर्न से जाएं तो दिस इंप्लाइज द एंगुलर पोजीशन ऑफ nth secondary minima can be written as n lambda upon a। सारी बात समझ में? हाँ सर। देखो, मैंने पहले ही कहा था, डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा हम तुमको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एक लिमिट तक नहीं दे पाएंगे। हम इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे बुक्स में दिया रहता है, बट उसमें बहुत सारी इफ बट है, मैं बता दूंगा वैसे, बट दैट विल अगेन कॉज सम कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड। सबसे सेफ यही होता है कि ये फॉर्मूला को आधार बना के सॉल्व कर दिया जाए। ये फॉर्मूला हमारे लेवल पर डेराइव नहीं है, ये फॉर्मूला चीज याद रखना है। तो इसी फॉर्मूला को, अगर ये फॉर्मूला कहीं से आता है तो इसी से हम जस्टिफाई कर सकते हैं जो भी फॉर मैक्सिमा होगा, कंडीशन फॉर मिनिमा होगा, वो कैसे हो रहा है। और जानबूझ के हमने कंडीशन फॉर मैक्सिमा से पहले कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा डिफाइन किया है। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा जैसे ही हम डिफाइन करेंगे, हमको सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ आ जाएगा। यहाँ पर तुम देखो, अगर हमसे पूछा जाए कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो रहा है, दिस इज द इंटायर एंगल, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमारा हो जाएगा 2 थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए। अब दूसरा यहीं पर बात आ जाएगा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो बेसिकली थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अगर इसका लेंथ निकालना हो, अगर मैं इसको एल के लिए एल की तरह देखूं, ये अगर कैपिटल डी, सेपरेशन हमारा कैपिटल डी है, एंगल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो डी इंटू 2 लैम्डा बाई ए, ये हो जाएगा लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। यही दो फॉर्मूले अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। सारे रिजल्ट्स एक साइड और ये दो रिजल्ट एक साइड। तुम जब क्वेश्चन करने बैठोगे या देखे होगे, तो सेंट्रल मैक्सिमा और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं डिफ्रैक्शन में।
angular position of nth secondary minima is equals to n lambda by a. इसका जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है जो जनरली बुक्स वगैरह में दिया रहता है वो क्या है? कंडीशन तो हमने बना दिया है सेकेंडरी मिनिमा का, एक बार दूसरा एक्सप्लेनेशन भी देख ही लो। ये हमारा स्लिट है, ये हमारा स्क्रीन है। दिस इज एनालॉजी, दिस इज नॉट द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन। दो पार्ट में जैसे हमने स्लिट को डिवाइड किया था पहले, अभी भी दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। यहां पर हम कोई भी एक पोजीशन लेते हैं P और इसको ज्वाइन करते हैं थीटा। तुम लोग को पता है कि ये स्क्रीन काफी दूर होता है, दिस D एंड दिस स्मॉल a। यहाँ पर कंडीशन ये है कि a इज ग्रेटर देन कैपिटल D, सॉरी a इज लेसर देन, a इज लेसर देन कैपिटल D। इसका मतलब तीनों से यहां से भी एक पाथ, एक लाइट हम पास करें लाइक दिस, और यहां से भी एक लाइट पास करें, और पाथ डिफरेंस के लिए ये भी हमारा थीटा एंगल बनाएगा। दिस इज आल्सो गोइंग टू मेक एन एंगल थीटा एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू मेक एन एंगल थीटा। अब कहोगे सर ये कैसे हो रहा है? अगेन वही अप्रोक्सीमेशन है, ये बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। दिस इज वेरी फार अवे, P जो पॉइंट है वो वेरी फार अवे है, और यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये पाथ डिफरेंस हमको ऊपर वाले वेव और लोअर वाले वेव का मिल जाएगा, और ये जो पाथ डिफरेंस होगा ये ऊपर वाले और मिडिल वाले वेव में मिल जाएगा। तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये हमने YDA से भी निकाला था। इफ दिस एंगल इज थीटा सो दिस एंगल इज थीटा, और अगर ये D और अदर A है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा A sin थीटा, और ये जो छोटा डिस्टेंस है क्योंकि ये डिस्टेंस A/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा A/2 sin थीटा। ये हो जाएगा A/2 sin थीटा। इसको नहीं अगर समझ पा रहे तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तीन वेव्स है ऑलमोस्ट पैरेलल, ये टोटल सेपरेशन है A, यहां से यहां तक ये हमारा हो जाएगा A/2, ये डिस्टेंस है थीटा, और यहां से एक अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस को हम लिख रहे हैं A/2 sin थीटा, और ये डिस्टेंस को हम लिख रहे हैं A sin थीटा। बताने की जरूरत नहीं है, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। दिस एंगल इज थीटा, और ये लेंथ A/2 है तो ये हमारा A/2 sin थीटा हो जाएगा। तो एक बार हमको पाथ डिफरेंस पता चल गया, ठीक है, ओके। अब हम लोग मिनिमा की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। मिनिमा का कंडीशन क्या होता है? उस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, बस यही है कंडीशन मिनिमा का। तो मैं क्या करता हूं, मैं स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड कर चुका हूं। हमने ऊपर के किसी भी पॉइंट, ऊपर के रीजन में कोई भी एक पॉइंट अपने मन से सेलेक्ट किया,
what I mean to say, this is the central point. इस रीजन में कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करो, ये फर्स्ट a/2 से, लेट्स से वी आर टेकिंग दिस पॉइंट, एस के कोरेस्पॉन्डिंग एक लोअर हाफ में भी एक पॉइंट मिलेगा जिनके बीच का सेपरेशन a/2 होगा। क्या ये बात हम लोग ऐसा इंश्योर कर सकते हैं? फॉर एवरी पॉइंट इन अपर पार्ट of the slit, there is a point in the lower part whose linear separation is a/2. क्या ये इंश्योर कर सकते हैं? हाँ कर सर। सकते हैं। और इन दोनों से जो वेव्स जाएंगी, इन दोनों के वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? क्या ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स विल बी a/2 साइन थीटा होगा? फर्स्ट हाफ में कोई भी सोचो, यहां पर एक वेव निकाले तो यहां पर एक वेव, यहां पर एक वेव निकाले तो यहां पर एक वेव, यहां पर निकाले तो यहां पर, मतलब हर पॉइंट इन अपर हाफ देयर इज अनदर पॉइंट इन द लोअर हाफ, उनके बीच का सेपरेशन a/2 है और उनके बीच का पाथ डिफरेंस a/2 साइन थीटा। तो अगर हमको उस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन को सेटिस्फाई करना हो, फर्स्ट मिनिमा हमको निकालना हो, और फर्स्ट मिनिमा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू λ/2, यानी कि a/2 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2। देखो एक्चुअली बना क्या हमारा, ये तो वही एक्सप्रेशन बन गया, a साइन थीटा इज इक्वल टू λ, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू λ/a। अगर सेकंड मिनिमा की बात होती, और सेकंड मिनिमा डेल्टा एक्स को हम 3 λ/2 से इक्वेट करते, और उस केस में a/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 λ/2। वेट, सेकंड मिनिमा के लिए हम लोग इसको अगेन 4 स्लिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके लिए अलग एक्सप्लेनेशन बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली यहां से नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम सेकंड मिनिमा के लिए अलग से कंडीशन निकालना चाहते हैं तो हम लोग को इस स्लिट को 4 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, और दो पार्ट, ऊपर के 2 पार्ट में आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नीचे के 2 पार्ट में आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, और उस समय हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा a/4 साइन थीटा, और उसको हमको 3 λ/2, क्योंकि पाथ डिफरेंस हमारा λ/2 ऐसा कुछ होना चाहिए, और सेकंड मिनिमा, अगर तुम इस स्लिट को 4 पार्ट में तोड़ दो, अगेन ये क्वेश्चन कि सर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, जस्ट एक एनालॉजी है, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ये तो बहुत सारे पार्ट में पहले से इसको तोड़ के हर केस के लिए इसको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन चूंकि एक्सप्लेनेशन ऐसा है तो हम लोग इस तरह से इसको करते हैं। अगर इसको 4 पार्ट में तोड़ दो इस तरह से, सब a/4 ऐसा करके, और तो किसी भी 2 पार्ट के बीच का अगर पाथ डिफरेंस अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा a/4 साइन थीटा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई करना हो तो a/4 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2। यहां से अगर सॉल्व कर लेंगे तो a साइन थीटा इज इक्वल टू 2 λ। मतलब ये जो कंडीशन हमने निकाला था ना, a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा,
ये जो डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाला था हमने, यही रिजल्ट हम अलग अलग एनालॉजी से तुमको बता रहे हैं। लेकिन मैंने फिर से कहा कि वो सब एनालॉजी है। मैंने तुम लोग को बताया था कि ये वेग क्यों होता है। जब हम फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन को निकालना चाहते हैं तो इस स्लिट को दो पार्ट में तोड़ते हैं, लेकिन अगर हमको सेकंड सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन निकालना हो तो स्लिट को 4 पार्ट में तोड़ना पड़ता है। जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, डायरेक्टली उससे बात नहीं बनेगा। अगर थर्ड निकालना हो तो उसको 8 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ऐसा क्यों? जस्ट दिस इज एन एनालॉजी। इसी से बचने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूले से ही हम लोग चीजों को डिराइव कर लेते हैं। तो अपने को याद रखना है कि a sin theta is equals to n lambda is the condition for minima। सेकेंडरी मिनिमा का कंडीशन होता है a sin theta is equals to n lambda। अभी जितने भी एक्सप्लेनेशन हमने दिए उसके बाद जो कंक्लूजन आया, वो कंक्लूजन अपने को याद रखना है। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमम a sin theta n lambda। अब यहां पर जब मिनिमा का कंडीशन हम लोग ने लिख लिया है तो कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम भी बनाना पड़ेगा। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम, और ये भी कुछ इसी तरह से आता है। थीटा यहां पर हम लोग का मिनिमा का कंडीशन थीटा इज इक्वल टू n lambda upon a, ऐसा कुछ आता है, where n can take value 1, 2, 3 and so on। यहाँ पर कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 lambda upon 2a। यहाँ पर n का वैल्यू 1, 2, 3। यहाँ 0 नहीं हो सकता। अब ये 2n plus 1 lambda upon 2a ये कैसे आया? अगेन इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे पाएंगे। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा जैसा है, जस्ट उसका अपोजिट करना था। वहां इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ गया, तो यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए था। जैसे हमारा इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को याद करो, एक का कंडीशन दूसरे से जस्ट रिवर्स होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 आता है। बिल्कुल अगर यहाँ पर मिनिमा का कंडीशन में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ चुका है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन रिवर्स होगी और वहां से आ जाएगा 2n plus 1। 2n minus 1 क्यों नहीं होगा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये 2n plus 1 लैम्डा बाई 2a ये अपने को याद करना पड़ेगा। दिस इज वी हैव टू रिमेंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जहां जहां हम तुम लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, मान के चलो कि वहां पर एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं है, अनटिल अनलेस हम प्योर मैथमेटिक्स यूज कर ले और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल दे। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से वहां पर क्लियर नहीं है, वेग है। तो जो मिनिमा का कंडीशन है उसका उल्टा होना चाहिए, बस बोल के यहाँ पर ऐसा लगा दिया गया। अब एक दो पॉइंट यहाँ पर समझ लो कि 2n minus 1 अगर ऑड मल्टीपल करना है तो 2n minus 1 क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा कभी जीरोथ नहीं हो सकता। n कैन नेवर टेक वैल्यू 0। हम लोग फर्स्ट सेकेंडरी में मिनिमा सॉरी मैक्सिमा सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं तो n शुड ऑलवेज बी स्टार्ट फ्रॉम 1। मतलब फॉर फर्स्ट सेकेंडरी
मैक्सिमा और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इन और उसके लिए एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा अपन 2a। क्वेश्चन आता है कि अगर हमको n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करना था, 0 नहीं लेना था, तो ये जो कंडीशन था थीटा, ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2a, ये क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए एक को दिमाग में दोबारा देखनी पड़ेगी कि सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ कितना है। तो सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ है 2 लैम्डा बाई a, यानी कि ऊपर में भी लैम्डा बाई a और नीचे में भी लैम्डा बाई a। ये सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ है। अगर मैं सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2a लूं और n का 1 सब्स्टिट्यूट करूं फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2a। थीटा लैम्डा बाई 2a इज समवेयर, ये जो सेंट्रल मैक्सिमम ने बनाया है, तो ये एंगल ये हमारा है लैम्डा बाई a, तो लैम्डा बाई 2a कहीं इसी के अंदर ही होगा। मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को लेंगे तो हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा सेंटर मैक्सिमा के भीतर आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल बात है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा के बाहर होएगा, ऊपर। इसलिए 2n माइनस 1 कभी भी नहीं लेना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं। देखो मैं ये नहीं तो ये तुम लोग को नहीं बता पाऊंगा कि सर आपने अचानक से 2n प्लस 1 क्यों ले लिया, मतलब इसका कंडीशन हमने डेराइव क्यों नहीं किया, जैसे उसका हमने डेराइव किया था वैसा इसमें डेराइव क्यों नहीं किया। जैसे मैं कह रहा हूं ना, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसको हमने सिर्फ इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कि जो हमारा सेकेंडरी मिनिमा का कंडीशन है जस्ट उसका उल्टा होता है, और उल्टा का मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 करने में भी हमको थोड़ा केयरफुल रखना है। ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2a अगर लिखते हैं तो n तो 0 नहीं हो सकता पता है, लेकिन n 1 भी अगर रखेंगे तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2a, ये फर्स्ट जो मिनिमा मैक्सिमा होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर घुस जाएगा, जो कि रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a लेते हैं और वहां पर n का वैल्यू 1 डालते हैं तो ये 3 लैम्डा बाई 2a ये लैम्डा बाई a से ज्यादा है, और यही होना भी चाहिए। उसका एंगुलर पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर होना चाहिए, तो ये वैलिड एक्सप्रेशन है। तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन है। उसी तरह से फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा n का वैल्यू 2 डालोगे, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा अपॉन 2a। ये नहीं लेना है, हम लिख के काटे हैं ताकि तुम लोग को ये चीज याद रहे कि थीटा बाई 2a लाइज इनसाइड द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के भीतर ही लाई कर रहा है। तो डिफ्रैक्शन में कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, ये ही सारी बातें हमसे पूछी जाती हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए डिफ्रैक्शन के लिए, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन क्या होता है, जितना भी हमने पढ़ाया है अभी, इससे एक सिंगल क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन से नहीं पूछेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो,
कहीं पर कोई क्वेश्चन उठा के देख लो, बट ये है कि ये इंटरफेरेंस कितना क्लियर कट नहीं है। ये मैं भी बोलता हूं, दिस इज नॉट क्लियर कट, और इसका एक्सप्लेनेशन भी समझने में कोई फायदा नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं, सारे क्वेश्चन अगर इसी से आते हैं या फिर इससे ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो इतनी इंफॉर्मेशन से नहीं बन रहा, तब डेफिनेटली हम लोग इसके और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने अभी तक जितने बच्चों को सिखाया है, जितना हमने क्वेश्चन देखा है, इवन इंजीनियरिंग में भी, मेडिकल छोड़ दो, इंजीनियरिंग में भी इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आते, इससे ज्यादा, या पता डिफ्रैक्शन शायद है भी नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। अगर वो होगी बच्ची, नहीं है ना, शायद डिफ्रैक्शन है भी नहीं इंजीनियरिंग में, इंटरफेरेंस ही है सर। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन है डिफ्रैक्शन के किसी भी पॉइंट पर, यू कैन आस्क सर, क्योंकि जो थोड़ा बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बनता है दैट आई कैन डेफिनेटली कन्वे, लेकिन जहां पर चीजें हमको याद करनी है वहां पर तो याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इन डेप्थ एनालिसिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्रिहेंड। तो मेरे अकॉर्डिंग हमने 4 चीजें तुमको बिल्कुल फोकस की है। एक दो जो बेसिक इंफॉर्मेशन थे, डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये 2 टाइप के डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में सिर्फ यही वाला पॉइंट तुम लोग इलेबोरेट कर सकते हो। इंटरफेरेंस में बेसिकली पूरे स्क्रीन पर बनता है ये लोकल सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन बनता है, 2 और मोल स्लिट से इंटरफेरेंस होता है, सारी इंटेंसिटी सेम होती है, मैक्सिमा की यहाँ पर इंटेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ड्रास्टिकली इंक्रीज डिक्रीज करता है, सेंट्रल विड्थ का जो सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है, सारे मैक्सिमा का विड्थ सेम होता है, डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। इस तरह से डिफरेंसेस हम लिख सकते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन भी इंटरफेरेंस का ही एक दूसरा वर्जन है। डिफ्रैक्शन के अंदर भी इंटरफेरेंस ही हो रहा है। अभी तक हमने जितने एक्सप्लेनेशन दिए हैं, इस बात में तुम लोग समझ चुके होंगे कि वी आर नथिंग बट टॉकिंग अबाउट द इंटरफेरेंस ओनली। पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बेसिकली इंटरफेरेंस ही तो कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक दो नहीं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स जिसके बारे में हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद कंडीशन फॉर एनएच सेकेंडरी मिनिमा और एनएच सेकेंडरी मैक्सिमा, ये दोनों कंडीशंस आप याद कर लीजिए। थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2a, माइनस नहीं होना चाहिए और n हमेशा 1 से स्टार्ट होना चाहिए। बस इतने से काम हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर डिफ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन तुम लोग का हो, जैसे मान लो तुम लोग ने अभी अटेम्प्ट किया और नहीं बना हो, तो यू कैन नाउ ट्राई और यू कैन सिंपली आस्क कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। या इंटरफेरेंस का भी अगर तुम लोग ने कोई क्वेश्चन देखा हो तो उसका कैसे करेंगे, ये तो लोग डिस्कस कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। एनीवन हैव एनीथिंग टू आस्क? अब बात आती है शेप ऑफ अ फ्रिंज। इंटरफेरेंस का वो पॉइंट है वो छूट गया था, वो एक बार देख लो। शेप ऑफ फ्रिंजेस इन YDSC। देखो YDSC का जो सेटअप है, हम लोग ने फर्स्ट डे ये सेटअप हमने दिखाया था। जस्ट अ मिनट।
हाँ, ये जो स्क्रीन पर ये पैटर्न दिख रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग को कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये जो बैंड्स बने हैं दे आर लाइक स्ट्रेट लाइन्स, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये हमने पार्ट छोटा सा कट किया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। कायदे से ये जो शेप होता है ये हाइपरबोलॉइड होता है। फर्स्ट केस, अगर हमारा स्लिट जैसे वाईडीएससी में होता है बिल्कुल वैसा ही हो, मतलब 3 डायमेंशन में अगर इसको रियलाइज करना हो तो बोलते हैं स्लिट, लीनियर स्लिट। इस केस में जो स्क्रीन होती है, अगर मैं उसको सामने, मैं स्क्रीन को सामने से बना रहा हूँ, तो ये जो सेंट्रल वाला होगा ये बिल्कुल ऐसा होगा, और इसके बाद के जो बैंड्स होंगे वो कुछ ऐसे। ये जो शेप है ना, अगर ये छोटा सा ये ब्राइट डार्क है, ब्राइट डार्क है, इसको अगर डार्क बोल दें तो ये ब्राइट है, फिर ये डार्क है, ऐसा करके सेंट्रल मैक्स को भी ये ब्राइट है, जो व्हाइट है वो डार्क है, ऐसा सोच लो। तो अगर छोटा सा टुकड़ा काटेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, लेकिन ये शेप होता है हाइपरबोलॉइड, या हाइपरबोलिक शेप ऐसा लिख लो। हाइपरबोलॉइड 3 डायमेंशन में जब होता है इसको बोलते हैं, इसको हाइपरबोलिक शेप बोलते हैं। अगर ये जो स्लिट्स हैं ये ऐसे ना दी गई होती, अगर इन स्लिट्स को हमने ऐसा दिया होता, ये सोर्स है कुछ ऐसे, दे आर लाइक पॉइंट सोर्स, और इस केस में हमारा स्क्रीन कुछ ऐसे होता। तो इस केस में जो हमारा स्क्रीन पर फ्रिंजेज बनेंगे वो सर्कुलर बनेंगे, मतलब सामने से अगर देखा जाए इन सब का एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल है, जो ऐसा होता है ये सब मैथमेटिकल बनाने से ही। तो इस केस में सर्कुलर से मोस्टली यही दोनों शेप हमको याद करने हैं, जानने हैं। आई बात समझ में? सर ये सेकंड वाले में दो सोर्स अलग है क्या? हाँ, S1 S2 सारी, मतलब इसका जो पोजीशनिंग है ना वो कैसा है वो तुमको थोड़ा बता दे। जैसे YDAC में क्या होता है, स्लिट और स्क्रीन ये दोनों पैरेलल हो गए। स्लिट में स्लिट वाला जो अपना प्लेन है वो स्क्रीन के बिल्कुल पैरेलल है, सामने सामने। लेकिन यहाँ पर जो सोर्स है और स्क्रीन है, स्क्रीन जो है इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ना, ये लाइन से ये स्क्रीन परपेंडिकुलर है। बेसिकली यहाँ से एक वेव निकलती है और यहाँ से एक वेव निकलती है, ये दोनों जाके इंटरफेयर करते हैं, और इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है
अगर हम लोग एंगल को थीटा ले लें तो ये d cos ऑफ थीटा होता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं। कभी कभी क्या होता है, ये दिस इज नॉट YDSC, दिस इज जस्ट इंटरफेरेंस। मान लो हमारे पास दो सोर्स है, इनके बीच का सेपरेशन है स्मॉल d, S1 S2, and the screen is placed something like this। तुम समझ पा रहे होगे स्क्रीन और सोर्सेस में क्या है। इसके कारण जो पैटर्न बनता है वो सर्कुलर बनता है। तो कहीं पर कितनी भी हाइट पर अभी भी मिनिमा का या मैक्सिमा का रेडियस क्या होगा, उसके लिए थीटा एंगल पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं और ये पूरा सर्कल मैक्सिमा का होगा ये मिनिमा का होगा, ये देखना है। तो यहाँ से भी इसको ज्वाइन किया जाता है और वहां से भी, दोनों एंड से। ऐसे और ऐसे। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इन दोनों के बीच, वेव के बीच का सेपरेशन, और फिर से वही डायग्राम थोड़ा एंगल बड़ा करके बनाओगे तो समझ आएगा। इस तरह से ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये एंगल हमारा डी है, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये S1 है, ये S2 है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो पाथ डिफरेंस हमारा हो जाता है ये, क्योंकि ये d cos थीटा। और ये जब वेव मिलती है तो एक सर्कल में इनके बीच का सेपरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू लेता है, जो कि लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा जो भी, बेसिकली S1p माइनस S2p का मॉड इज इक्वल टू लैम्डा। इसका जब लोकस ड्रॉ करेंगे तो ये एक सर्कल ले लेगा। सिमिलरली इस केस में इसका लोकस ड्रॉ करते हैं, हमारा स्क्रीन बिल्कुल ऐसा होता है। 3D में अगर देखेंगे तो ये ऐसा होता है। लेकिन अगर ये जो डायग्राम बनाया हमने फ्रंट भी बनाया, तो बेसिकली इन दोनों के बीच का कोई भी पॉइंट लेते हैं, सेपरेशन जो होता है वो अगर कांस्टेंट होता है तो उसका एक हाइपरबोलिक डायग्राम बनता है, इसलिए ये हाइपरबोलिक शेप हो गया और यहाँ पर ये सर्कुलर शेप हो गया। और कोई पॉइंट है जो YDSC में तुम लोग को लगता है रह गया हो, छूट गया हो? इंटरफेरेंस ऑन थिन फिल्म्स पर क्वेश्चंस आप लोग ने ट्राई किए हैं? मॉड्यूल में इंटरफेरेंस ऑन थिन फिल्म से क्वेश्चन है। कल हमने उसका थ्योरी डिस्कस करी थी, आज कुछ क्वेश्चंस उसके ले लेते हैं। देखो तो, जस्ट अ मिनट। रिफ्रैक्शन के भी क्वेश्चंस पहले एक दो ट्राई करवा देता हूँ, उसके बाद तुम लोग इंटरफेरेंस ऑन इन फिल्म्स के क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। मैं तुम लोग को मॉड्यूल के ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस पार्ट में मॉड्यूल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने देखे हैं, और एक्चुअली क्वेश्चन इन डिफ्रैक्शन के वैसे बहुत कम मिलते हैं। जस्ट अ मिनट।
तो ये 2 क्वेश्चन है, ट्राई दिस वन। कर रहे हैं सब लोग? ये जो लाइन लिखी हुई है देखो, द लाइट इज फोकस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन placed ऑन अ फोकल प्लेन। देखो कभी कभी डायग्राम देखोगे डिफ्रैक्शन का, तो 2 लेंसेस यूज करते हैं। जैसे ये सोर्स है, ये लेंस तो यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको फ्रंट ऑफ डिफ्रैक्शन बनाना है। ये हमारा स्लिट है, और यहाँ पर भी एक लेंस यूज कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि स्क्रीन उसके फोकल प्लेन पर हो, मतलब इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये फोकस पर, ताकि यहाँ से जो भी पैरेलल लाइट रेज आएंगी उनको कहीं एक जगह फोकस किया जा सके। ये सारी फोकल प्लेन पर ही कहीं ना कहीं फोकस होंगी और हमका जो पैटर्न बनता है वो मिल जाएगा। इसलिए एक लेंस इधर यूज कर लेते हैं। ये लेंस प्लेन वेव फ्रंट क्रिएट करने का काम करती है, और ये जो लेंस है ये जहां से जितनी भी वेव्स निकल रही हैं सबको कन्वर्ज करके स्क्रीन पर मिलाने का काम करती है। वही क्वेश्चन में दिया हुआ है, The slit is focused by a convex on a screen placed on the focal plane। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमने कंडीशंस लिए हैं उसमें सब कुछ सेम रहने वाला है। हाँ बताइए। 30 डिग्री। ओके, पर एग्जैक्ट नहीं आया, वो अलग आया थोड़ा। ओके। पहले भी वो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ इज मच इंसिडेंट नॉन रिफ्लेक्टिव होगा। द फर्स्ट मिनिमम विल बी फॉर्म्ड फॉर द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इक्वल टू a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये हमारा कंडीशन आया था। हम लोग अभी थीटा को स्मॉल ऐसा कंसीडर नहीं करेंगे, पहले एक बार साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा n का वैल्यू 1 पुट करना है, 1 पुट कर दो। और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए लैम्डा हमारा 5000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 डिवाइड बाई a 0001 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। ये डेसिमल हटाएंगे तो 10⁻³ और आ जाएगा, तो ये 10⁻6 हो जाएगा। 10⁻6 ऊपर कटेगा तो 10⁻4 हो जाएगा। तो 5000 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई और अदर सिंपली, और यहाँ पर हमारा सिंपली 1 हो जाएगा। और क्या, 3 डेसिमल हटाओगे तो 10⁻4 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसको 5/10 लिख सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं 1/2। नाउ दिस 1/2 इज नॉट वेरी स्मॉल कि हम लोग इसको थीटा एज्यूम कर ले। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। आई बात समझ में? हाँ सर। नेक्स्ट देखिए। सर हाँ बोलिए। सर कल AITS है तो अभी खत्म कर सकते क्या क्लास? ठीक है, वैसे भी बहुत सारे बच्चे चले ही गए, तुम लोग देख लो, पढ़ लो, ठीक है, यही पर रख देते हैं।